हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है। इसके पहले की वीडियो में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी की कॉन्सेप्ट को देखा था और उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर को देखा था। आज हमें देखेंगे कि तीनों क्षेत्रों की तुलना हम कैसे करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं, और यह भी देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना हम कैसे करें और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। बच्चों, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते होंगे। आप सोचते होंगे कि इतनी हजारों की संख्या में गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं और सेवाएं जो है उत्पादित होती हैं। आप सोचते होंगे कि उसकी गणना करना बहुत असंभव कार्य है। आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस अराइज होते होंगे। आप बिल्कुल सही सोचते हो, लेकिन इस समस्या का समाधान अर्थशास्त्रियों ने निम्न प्रकार से दिया हुआ है। आप समझो कि हम इन हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को की गणना कैसे करेंगे। देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे इस चार्ट में कि ये गेहूं है, ये है चावल, और ये गेहूं कितने किलोग्राम है? 10,000। ये 5,000। इसकी रेट क्या है गेहूं की? 8। और नारियल की क्या है? 10। तो उसका मूल्य क्या हो गया इसका हो गया 80, इसका हो गया 50। तो यहाँ पे कहने की बात ये है कि जब इतनी सारी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित होती हैं तो हम क्या करें, उसकी वास्तविक संख्या, उसके एक्चुअल जो नंबर है उसको जोड़ने की बजाय, जैसे यहाँ पर आप सारी संख्याओं को जोड़ोगे, उसको जोड़ने की बजाय आप उसके मूल्य को ही सिर्फ जोड़ो। जैसे कि आपने उसकी किलोग्राम रेट को इंटू कर दिया, मूल्य आपको पता चल गया, तो आप क्या करिए कि वस्तुओं सेवाओं की वास्तविक संख्या को जोड़ने की बजाय आप क्या करो, उसके मूल्य को जोड़ो। तो ये अर्थशास्त्रियों ने बोला कि इस तरह से हम ये वस्तुओं सेवाओं की गणना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। वो क्या? जो भी प्रोड्यूस हुई और सेल की गई हर वस्तु की गणना करने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ केवल हम अंतिम वस्तु और सेवा की गणना करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये अंतिम वस्तु और सेवा क्या है। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्या है? अंतिम वस्तु और सेवाएं लिखी हुई हैं। अब आप समझिए, आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि अंतिम और वस्तु और सेवाएं क्या होती हैं। देखो, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस चित्र में, ये किसान है और गेहूं का उत्पादन किया है इसने। ये आटा चक्की है, आटा मिल है। ये क्या है? बिस्किट बनाने वाली कंपनी है। आप देख पा रहे होंगे किसान, आटा मिल और बिस्किट कंपनी। आप देखिए यहाँ पर ये जो किसान है वो अपने उसने गेहूं को उत्पादित किया, उसने 8 रुपये प्रति केजी की दर से इसने आटा मिल वाले को अपने गेहूं को बेच दिया। ठीक, अब क्या हुआ कि जो किसान ने बेचा गेहूं आटा मिल वाले को, तो आटा चक्की वाले ने क्या किया, उसका क्या बनाया? आटा बनाया। ठीक है, अब इसने क्या किया, आटा चक्की वाले ने क्या किया, उसने आटे में परिवर्तित किया और उस आटे को उसने इस बिस्किट कंपनी को बेचा कितने में? 10 रुपये के रेट में, प्रति केजी के रेट में। ठीक है, अब इस बिस्किट कंपनी के पास वो आटा आता है। ये बिस्किट कंपनी क्या करती है? आटा के साथ चीनी व तेल जैसी अनेक चीज़ों का प्रयोग करती है और बिस्किट बनाती है। और ये जो बिस्किट कंपनी है वो अपने बिस्किट पर पैकेट 15 रुपये में बेचती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे होंगे? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 8 रुपये में इसने बेचा, 10 रुपये में आटा मिल वाले ने बेचा और 15 रुपये में इस बिस्किट कंपनी ने बेचा। तो ये जो 15 रुपये का रेट है, इसको हम, और ये जो बिस्किट है, इसको हम अंतिम वस्तु कहेंगे। ये जो आप गेहूं था,
आटा था। ये सब मध्यवर्ती वस्तुएं इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं, जो कि किसी वस्तु के उत्पाद के को बनाने के प्रोसेस में प्रयोग में आ जाती हैं। जैसे आप कह सकते हो कि आपने बिस्किट बिस्किट कंपनी ने बिस्किट बनाया, तो उसमें उसने आटे का प्रयोग किया। गेहूँ आया, गेहूँ से आटा बना, आटे का प्रयोग किया। आटे में क्या प्रयोग हुआ? तेल, चीनी, ये सब चीज़ें, विभिन्न प्रकार की चीज़ें प्रयोग में आई। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इंटरमीडिएट गुड होती हैं, मध्यवर्ती गुड वस्तुएं होती हैं। और जो फाइनली आप तक पहुँची, जो वस्तु आप तक फाइनली पहुँची, आपने उसको कंज्यूम किया, आपने उसका भोग किया, वो वस्तु जो होती है वो कहलाती है अंतिम वस्तु और सेवा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको आप बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो होता क्या है? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि किसी विशेष वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। एक विशेष वर्ष होना चाहिए जिसको आप फिनांशियल ईयर बोलते हो। अगर आपने कभी भी ये वर्ड सुना होगा, फिनांशियल ईयर, वित्तीय वर्ष जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। वित्तीय वर्ष एक विशेष वर्ष, मतलब विशेष वर्ष का मतलब यहाँ पर क्या है? एक वित्तीय वर्ष या फिनेंशियल ईयर, जो कि क्या होता है? वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हमारा फिनेंशियल ईयर होता है। तो किसी एक विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। हम जब भी किसी वस्तु की गणना करेंगे तो उसमें हम वास्तविक वस्तु की संख्या, उस वस्तु की वास्तविक संख्या की गणना करने के बजाय उसके मूल्य को करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिस वस्तु के मूल्य की गणना कर रहे हैं वो वस्तु अंतिम वस्तु होनी चाहिए, वो सेवाएं अंतिम सेवा होनी चाहिए, तभी हम उस वस्तु की गणना या सेवा की गणना जीडीपी में करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में करते हैं। तो इसका डेफिनेशन ही हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर में जो भी अंतिम वस्तु और सेवा उत्पादित होती है, उसका मूल्य ही हमारा क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। या फिर आप कह सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई, सेकेंडरी सेक्टर में जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, और टर्सरी सेक्टर तृतीयक क्षेत्र में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई, इसको जोड़ने पे हमें क्या मिलता है? जीडीपी मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद मिलता है। और जीडीपी की गणना या मापन जो है वो केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चलिए, आई होप कि आपको जीडीपी भी का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं कि क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर है, वो उस क्षेत्रों में हम ऐतिहासिक परिवर्तन क्या देखते हैं? हिस्टोरिकल चेंज क्या देखते हैं? वो ये वर्ड्स क्या समझ रहे हो? क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र है, उसका इम्पोर्टेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम कितना चेंज हुआ, और उसकी इम्पोर्टेंस किस सेक्टर की इम्पोर्टेंस प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ों को देखोगे, आप अपने घरों में जितने लोगों के घर में बुजुर्ग लोग होंगे या फिर जो काफ़ी पुराने लोग होंगे, आप उनसे पूछोगे तो आप पूछिए कि पहले के समय में ज़्यादातर लोग किस कार्य में लगे होते थे, तो वो आपको बताएंगे कि पहले के समय में जो सबसे ज़्यादा अगर लोग कार्य में थे तो वो एग्रीकल्चर में थे। किस में थे? एग्रीकल्चर, कृषि में थे। ठीक है, तो पहले के समय में लोग कृषि में थे, लेकिन आप उनसे जब पूछोगे तो वो बताएंगे कि समय बीतने के साथ, लोगों की ज़रूरतें बढ़ने के साथ साथ, और आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे कि कुछ 100 वर्षों के बाद लोगों को जबरन कारखानों में काम करवाया गया, और
इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की गई, उनको कारखानों में कार्य करने के लिए मजबूर किया गया। इससे गांव के क्षेत्र से क्या हुआ, एक माइग्रेशन, पलायन हुआ शहरी क्षेत्र की। और लोग जो है कृषि कार्य को छोड़ करके किस में चले गए, वो कारखानों में काम करना शुरू कर दिए। अब वो जब कारखानों में काम करना शुरू किए, जहाँ पे उन्होंने कारखानों की तरफ मूव किया, उधर उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया, तभी से हमारे स्टार्ट हो जाता है वो सेकेंडरी सेक्टर। क्योंकि कारखानों में वो चीज़ों को बनाना उन्होंने स्टार्ट किया, पैकेट्स में बंद चीज़ों को बनाना उन्होंने शुरू किया। ठीक है, फिर क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्टर में लोग लगे रहते हैं और नई नई प्रणाली का प्रचलन आता है और लोग उस कार्य में बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हम सेकेंडरी सेक्टर में चीज़ों को बनाने लगते हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसको बेचने के लिए, सेल करने के लिए हमें यातायात के साधनों का, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ी कि हम चीज़ों को लेके जाएं कैसे। अगर आपके पास थोड़ी सी चीज़ है तो आप उसको साइकिल से ले जा सकते हो, लेकिन आपके पास अगर कारखानों में आप बहुत सारे सामान को बना रहे हो तो उसको आपको ले जाने के लिए ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी ही। ठीक है, जो मालवाहक गाड़ियाँ होती हैं उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही। तो ये जो ज़रूरतें हैं आपको कारखानों में काम करने के लिए, जब काम करोगे तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब पैसों के लिए तो बैंक्स में आप जाओगे। ठीक है, आप जब लोग कारखाने में काम करेंगे तो उन्हें और दूसरे जो कर्मी हैं उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनसे संचार करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, कम्युनिकेशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें टर्शरी सेक्टर की तरफ लोग मूव करने लगे। लोग पहले कृषि कार्य में थे, अब देखोगे शिक्षा का स्तर लोगों में बढ़ता गया, लोग जागरूक होते गए और शिक्षा की तरफ बढ़ने लगे। कुछ लोग शिक्षक बनने लगे, कुछ इंजीनियर बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे और इस तरह बहुत सारी चीज़ें आई। तो पहले आप यही एक ऐतिहासिक परिवर्तन का मतलब यही हुआ कि कैसे पहले लोग प्राइमरी सेक्टर में थे, उसके बाद मूव ऑन हुए किसमें, वो सेकेंडरी सेक्टर में हुए। फिर कैसे वो सेकेंडरी सेक्टर से वो टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र की तरफ मूव ऑन किए। यही अब क्या कहलाता है, क्या ऐतिहासिक परिवर्तन। आप यहाँ पे इस चित्र में देख पा रहे होगे, तो आप देखो यहाँ पे आलेख एक में आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख रहे हो कि 1973 to 4 और 2013 to 14, इस 40 इयर्स के बीच में जो तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इनका शेयर जो है वो कितना चेंज हुआ है। पहले आप देखो ये टर्सरी सेक्टर कितना कम था, तृतीय क्षेत्र कितना कम था। आप देखिए सबसे ज़्यादा अगर योगदान है तो किसका है, वो इस टर्सरी सेक्टर का है। ये आपका हो गया सेकेंडरी सेक्टर और ये हुआ आपका प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक है कि सन 1973-74 और 13-14 के बीच तुलना क्या प्रदर्शित करता है। आप इस क्वेश्चन को करिएगा और इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच जब हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, इसके बीच तुलना क्यों कर रहे हैं, ये क्या प्रदर्शित कर